बच्चों अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे। पहली चीज, हाइड्रोकार्बन में कोई डायपोल होता है? और ऑलमोस्ट नॉन पोलर, मतलब एल्केन्स को तो हम नॉन पोलर बोलते ही हैं। एल्कीन एल्काइन में कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, लेकिन स्टिल दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हैविंग वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन देम। ये याद है नहीं याद है बच्चों? भाई डायपोल होगा तो डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। और अगर तुम्हारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें वैन डर वाल, मे बी टू बी एग्जैक्ट विच फोर्स, डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस होंगे। हाँ है ना? वैन डर वाल में भी मोर स्पेसिफिकली लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। एंड लंदन या डिस्पर्जन फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। एंड इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, अगर मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, दो मॉलिक्यूल्स का, तो दे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? भाई जितना ज्यादा मास होगा उतने ही ज्यादा तुम्हारे लंदन फोर्सेस होंगे। और बाई चांस मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, सेम है सॉरी, तो तुम्हारा इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ग्रेटर सरफेस एरिया इंप्लाइज स्ट्रॉन्गर फोर्स। इन सरफेस एरिया पे तभी जाएंगे हम जब मॉलिक्यूलर मास सेम है। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। और फोर्सेस पे क्या डिपेंड कर रहा होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है गाइस? मतलब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मैं एक काम करता हूं, ये लिया मैंने 5 और 4 में, या इनमें कौन से में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? लेफ्ट वाले में ज्यादा मास है। अब मैंने इसी का एक और केस उठा लिया, ये और ये। एंड लेट मी मार्क दिस डाउन, this is 1, this is 2, and I'm writing this down as A. Hold on a sec, guys. A, B, C। 1 और 2 में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में थे? 1 में। वाई इज दैट? स्मॉल के मास में। और ABC में से ज्यादा किसका होगा? A विल बी मोर देन B विल बी मोर देन C। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करोगे उतना मॉलिक्यूल में स्फेरिकल नेचर आती जाएगी। स्फेरिकल नेचर मींस लेस सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया मिनिमम है, इसका मैक्सिमम। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, हेंस अट्रैक्शन डिक्रीजेस। क्लियर है यहां तक? ये मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिखे हैं बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। नाउ लेट अस गो ऑन टू बॉइलिंग पॉइंट। देखा गया स्ट्रेट चेन एल्केन्स में, अमंग स्ट्रेट चेन मतलब नो ब्रांचिंग, इन स्ट्रेट चेन एल्केन्स, एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम, तो C1 मतलब मीथेन से C4 आर गैसेस, C5 to C17 आर लिक्विड्स, एंड C18 ऑनवर्ड्स आर सॉलिड्स। क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए हैं, मास काफी ज्यादा हो चुका है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो इट विल गो फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। गॉट दैट? बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in molecular mass और इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्लियर है या नहीं? मैं इसको सिंपली, मॉलिक्यूलर मास या सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों।
गॉट दैट? गुड। तो ब्रांच, ये मैं लिखवा चुका हूं तुम्हें या समझा चुका हूं, ब्रांच आइसोमर्स हैव हायर और लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो लिया था, पहले था एन पेंटेन, एन पेंटेन के बाद क्या आता है तुम्हारा आइसोपेंटेन, जिसमें एक ब्रांचिंग थी, और तीसरे वाला हमारा क्या था, नियोपेंटेन, करेक्ट। इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, लेट मी गिव यू द वैल्यूज 309, 301 एंड 282.5, गॉट दैट और नॉट? ग्रेट। अब आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस पे। एल्कीन्स, एल्काइंस, और अगर एरोमेटिक रिंग वाला लोगे तुम तो एरीन्स। सिंपल जो आता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। ये कार्बन कंटेंट समझ गए, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। हाँ बेटा, केल्विन में है, इट्स इन केल्विन, करेक्ट, गॉट दैट? हाँ बेटा बोलो। ओ, हाँ बेटा, यहां तक समझ गए? गुड। अच्छा, एक और चीज बच्चों, दे आई मीन दीज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। क्यों बेटा? क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत डायपोल्स आर प्रेजेंट, स्लाइटली पोलर, दे आर स्लाइटली पोलर, आई मीन स्लाइटली पोलर। समझ में आया जो मैंने बोला है बच्चों? दे आर स्लाइटली पोलर। भाई इनके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह है। हाँ हाँ हाँ, पोलर पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली हायर। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पहली चीज, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। ये तो हमें समझ में आ रहा है, मैं पूरा लिखता हूँ, इंक्रीज विद कार्बन कंटेंट। लेकिन देखा गया क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स with even number of carbon atoms is more than those with और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन वालों का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेल्टिंग पॉइंट में शायद मैंने बताया भी था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सिमेट्री इज व्हाट मैटर्स। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम ज्यादातर क्या देखते हैं, सिमेट्री इनसाइड द मॉलिक्यूल। मोर इज द सिमेट्री, मोर एफिशिएंट इज द पैकिंग, एंड मोर एफिशिएंट इज द पैकिंग, मोर इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैं लिख देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। रिजल्टिंग इन efficient packing and higher melting। Got that or not बच्चों? Good। तो तुम काइंड ऑफ देख सकते हो कि अगर तुमने ये बनाया और तुमने ये बनाया, इसमें सिमेट्री ज्यादा है, इट कैन बी मोर एफिशिएंटली पैक। आई मीन अगर तुम ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लोगे, इस वाला एक और मॉलिक्यूल लिया तुमने, ऐसे वो पैक कर पाओगे इसे, मतलब डाउनवर्ड पैक कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुम साइडवेज उन्हें प्रॉपरली पैक कर पा रहे हो एफिशिएंटली? नहीं, ऐसे पैक नहीं कर पा रहे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दोनों एंड मतलब देयर अ बिट ऑफ इनएफिशिएंसी इन द पैकिंग। पैकिंग तब एफिशिएंट होती है जब दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होता।
मतलब ओ बेटर पैकिंग होती है। सिंपली स्टेटिंग, जो तुम्हारा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनमें दोनों तरफ एफिशिएंट पैकिंग हो सकती है। ऐसे तो एफिशिएंट हो ही सकती है, ऐसी भी एफिशिएंट पैकिंग हो सकती है। नॉट ओनली डाउनवर्ड बट साइडवेज आल्सो यू कैन हैव एफिशिएंट पैकिंग, जो कि तुम्हारा और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डाउनवर्ड पैकिंग तो एफिशिएंट हो जाएगी बट नॉट साइडवेज। क्लियर है यहां तक बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो प्रोपेन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? ब्यूटेन का। तुम कहोगे सर यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेशन इफेक्ट बताया था, कहीं टर्म लिखी थी? ओके, दिस इज नोन एज alternation effect. Got that? Good. अब प्रोपेन इज लेस देन ब्यूटेन, इसमें दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक, ब्यूटेन का मास ज्यादा है, और दूसरा कि ब्यूटेन में तुम्हारे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, प्रोपेन में कम है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ब्यूटेन और पेंटेन में पेंटेन का ज्यादा होता है, बट पेंटेन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ऑर्डर ही है, लेकिन इसमें एक इफेक्ट ये भी इंक्लूडेड है। हाँ, तो इन दोनों को, और पेंटेन और हेक्सेन को कंपेयर करोगे तो हेक्सेन का ज्यादा होगा। नॉर्मली भी हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे हैं। नॉट जस्ट द फैक्टर कि तुम्हारा मास बढ़ रहा है, बट ऑल्सो कि तुम्हारा ट्रांस जो सॉरी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑल। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, नॉर्मल ऑर्डर चल रहा है, पेंटेन देन हेक्सेन। जस्ट यू शुड नो दिस थिंग। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। और ये जो ऑल्टरनेशन इफेक्ट है दैट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चे? ऑल्टरनेशन इफेक्ट is not observed in boiling point. एल्कीन्स और एल्काइंस भी हमारा ऑल्टरनेशन इफेक्ट दिखाते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस also show alternation effect. अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ मुझे, सिस और ट्रांस के अंदर, मतलब एल्कीन में हमारा सिस ट्रांस भी पॉसिबल है, हाँ है ना बच्चों? गुड। तो मुझे बताओ ट्रांस में और सिस में विच विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में हम देखते हैं बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, क्यों? नहीं नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइडिया हम कहेंगे सिस के अंदर डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। क्लियर है? सिस के अंदर हाँ, वो मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं सिमेट्री, बॉइलिंग पॉइंट में वी डोंट लुक एट सिमेट्री। cis is more than trans because cis has higher dipole moment. तुम कहोगे हायर क्यों सर? देन ट्रांस, ट्रांस में या तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, या तो ट्रांस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा या कम होगा। जीरो कब होगा? जब तुम ये लोगे, दिस हैज डायपोल मोमेंट जीरो। लेकिन इट कैन ऑल्सो बी लेस बट नॉट जीरो, अगर तुम आर और आर डैश चेंज कर देते। म्यू इज लेस बट नॉट जीरो। गॉट दैट और नॉट? सिस के अंदर नेचुरल कंडीशंस में नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आता। गॉट दैट? इसमें म्यू इज हाई, हायर देन ट्रांस। गॉट दैट? आई मीन यहां पे तुम ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना बच्चों डायरेक्शन। क्लियर है या नहीं? तो इसे मतलब आइडिया इज डायपोल मोमेंट इज नॉट गेटिंग, dipoles are not getting cancelled out. क्लियर है? तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ट्रांस, दैट्स गुड। अगर हम सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें, तो मेल्टिंग पॉइंट में वी गो एज पर सिमेट्री, गो एज पर
symmetry, and symmetry is more in trans rather than cis. तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जाइलिन याद है या नहीं बच्चों तुम्हें? जाइलिन, इसके अंदर एक्चुअल ऑर्डर में तो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें. सिर्फ मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए. ये मैंने ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन उठा लिया. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जस्ट लेट मी नो. बॉइलिंग पॉइंट वी गो एज पर डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें है? पहले वाले में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम. गॉट दैट और नॉट? आई मीन कम ऑन, ये यहां से जा रहा है, नेट डायपोल मोमेंट कहीं यहां पे जा रहा हो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन दीज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव आर दीज एंड दीज. तो पॉजिटिव नेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सिमेट्री सबसे ज्यादा किसमें है? पैरा किया, राइट. तो मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्स. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्विकली लेट मी नो. क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू सॉल्युबिलिटी. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अब सिंपल सी बात ये ठहरी कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर. तो हाइड्रोकार्बन आर insoluble in polar solvents. Correct. In polar solvents like water, obviously. Got that or not, guys? Example: H2O, alcohol even, but highly soluble in non-polar solvents such as petroleum, ether, benzene. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना बच्चों? CCl4. डेंसिटी, व्हाट अबाउट डेंसिटी? बेटा डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. गाइस इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स अगर हमारे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो हम कहेंगे डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, गाइस? हाँ, इन तीनों की डिफरेंट होगी. मतलब इनमें, हाँ, पेंटेन में अगर तुम देखते हो तो एन पेंटेन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो हम किस पे जाएंगे? सरफेस एरिया. वी आर लुकिंग एट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. और या तो मास से रिलेट कर लो, अगर मास सेम है तो यू विल गो एज पर सरफेस एरिया. सेम, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोज टुगेदर डेंसिटी ज्यादा. समझ गए? बाय द वे, ऑल alkanes are lighter than water. All alkanes are lighter than H2O. Delimiting, लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम जो डेंसिटी आती है एल्केन्स की, वो आती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द मैक्सिमम डेंसिटी. गॉट दैट? एल्कीन्स, एल्काइंस, इनकी लिमिटिंग हैव delimiting as 0.89 gram per centimeter cube. So idea is all hydrocarbons are lighter than water. Implies all hydrocarbons are lighter than water. I hope it is clear to you. Reactivity पे आते हैं. भाई एक चीज समझो, तुम कहोगे सर डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है सिंगल से.
ट्रिपल और स्ट्रांग होता है, डबल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ की बात करें, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, हम मान के चल रहे हैं कि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? जब हम इनका बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की टर्म्स में, सुनते हैं ना, अगर हम ट्रिपल को तीनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ट्रिपल के या डबल के दोनों ब्रेक करें या सिंगल का एक ब्रेक करें, सबसे आसानी से कौन सा ब्रेक होगा? सिंगल वाला। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी को सोचे तो रिएक्टिविटी में जरूरी थोड़ी ना तुम तीनों ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। आई मीन यू अंडरस्टैंड दैट पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा। इसमें सिर्फ सिग्मा है, इसमें एक पाई है, इसमें दो पाई है। आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट, अगर हमें रिएक्टिविटी देखना है, जरूरी नहीं हम तीनों ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। एंड यू नो पाई बॉन्ड कैन इजीली बी ब्रोकन एज कंपेयर टू सिग्मा। तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रिपल का बॉन्ड तोड़ना इज इजियर, ट्रिपल और डबल का बॉन्ड तोड़ना इज इजियर एज कंपेयर टू सिंगल? क्योंकि उसमें तुम पहले तोड़ रहे होगे पाई और सिंगल में तोड़ रहे होगे तुम सिग्मा। एंड पाई कैन बी इजिली ब्रोकन इन कंपैरिजन टू सिग्मा। आइडिया इज जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, वी आर जस्ट लुकिंग एट द ease with which we can break a bond, not necessarily all the three bonds। बच्चों समझ में आई ये चीज या नहीं आई? तो मैं कहूंगा कि तुम्हारा एल्काइंस एंड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन में जब तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सिग्मा तोड़ना पड़ेगा, जबकि एल्कीन एल्काइन में यू विल हैव टू ब्रेक पाई बॉन्ड फर्स्ट। हाँ, एल्काइंस आर मोर रिएक्ट। हाँ हाँ हाँ, अभी देखते हैं। मैं उनको दोनों को ज्यादा ही मान लो, उनको आपस में अभी कंपेयर मत करो। आई विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन आफ्टरवर्ड्स। तो एल्कीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। एंड व्हाई आर दे लीस्ट रिएक्टिव? क्योंकि उसके अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन का मतलब है लेस एक्टिविटी या रिएक्टिविटी। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेल, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डन, लेट अस गो ऑन टू केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ एल्केन। बच्चों हम हर एक चैप्टर में बेसिकली यही कर रहे होंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस। गॉट दैट? ऑन कंबशन, कंबशन में क्या होता है बच्चों? एल्कीन्स किस में जाते हैं? CO2 and H2। एल्कीन्स आर चेंज टू CO2 and H2। बोलो हाँ है ना? एट हायर टेम्परेचर। oh hell, 1 second अच्छा, at higher temperature, at higher temperature, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग पता है बच्चों? क्रैकिंग होता है तुम्हारा, बेसिकली इसमें दो चीजें बन सकती है। या तो तुम्हारे पास एल्कीन प्लस हाइड्रोजन बनेगा, या एल्कीन प्लस एल्कीन बनेगा। ओके, तो इट गिव्स एल्कीन्स एंड स्मॉलर एल्कीन्स, या फिर एल्कीन्स प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C3H8। इसको या तो तुम ब्रेक करोगे तो तुम बनाओगे C3H6 + H2, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। यहाँ पे हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? वी आर बेसिकली ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इससे एक और चीज भी बन सकती थी, यू कुड हैव गॉटन C2H4 + CH4। आई मीन इधर तुम्हारे पास यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड एल्कीन, अदरवाइज यू आर गेटिंग एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों ही बन सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? either you will get alkene plus alkene, or you will get alkene plus hydrogen। got that or not? हाँ, या क्रैकिंग में तुम्हारा क्रैकिंग होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग हीट करने पे यू आर गेटिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन या एल्केन। दैट इज क्रैकिंग। हाँ, दोनों स्ट्रॉन्ग हीट वाले। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? यू आर गेटिंग स्मॉलर एल्कीन एंड एल्कीन, और यू आर गेटिंग एल्कीन प्लस हाइड्रोजन।
क्लियर टू एवरीबॉडी, इस रिएक्शन को क्रैकिंग बोलते हैं। अब आते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन समझते हो? अभी हमने क्या किया, हाइड्रोजन का रिमूवल किया। अभी हमने क्या किया, जैसे CH3H8 का C3H6+H2 किया तो हाइड्रोजन रिमूव किया, राइट? गुड। अब हम क्या करें, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, राइट? C3H6+H2 कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग समथिंग, वी आर रिमूविंग H। गॉट दैट? हेलोजिनेशन इज सब्स्टिट्यूशन बच्चों। हेलोजिनेशन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या? H हटाया और हेलोजन लगा दिया। इट टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके गाइस, इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन नहीं बनना होता, फ्री रेडिकल बनना होता है। गॉट दैट? सो लेट अस स्टार्ट विद हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन पे आते हैं। हेलोजिनेशन इन एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक मतलब नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना बच्चों? लेट अस स्टार्ट। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन। बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो तुम्हारा रेडिकल बनता है, वो पहले रेडिकल बनता है हेलोजन का रेडिकल, ठीक है ना गाइस? तो मुझे बताओ, F2Cl2Br2I2, जस्ट लेट मी नो, सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेडिकल किसका बनेगा? रेडिकल इज लाइक कार्बोकेटाइन, गेटिंग द आइडिया और नॉट? फ्लोरीन का बनेगा, कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा, मतलब रेडिकल समझ गए ना गाइस? इट इज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन है? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन विल हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिएक्ट। गॉट दैट? तो रिएक्टिविटी अमंग हैलोजेंस इज फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। गॉट दैट? अगर कोई एक्टिवेशन एनर्जी की बात करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिलेट्स टू क्या बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम किसके लिए चाहिए, मतलब किसके लिए तुम्हें एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, बताओ बच्चों? सबसे नहीं, देखो गाइस, एक्ट नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग ओवर हियर टू कन्वेज। तुम्हारा यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो F2Cl2। एक बार तुम रेडिकल बना चुके हो, सुनते आना, जब एक बार तुम रेडिकल बना चुके हो, तो उसके बाद रिएक्शन को प्रोपेगेट करने में सबसे आसानी किसमें होगी? मतलब एक बार तुम फ्लोरीन रेडिकल बना चुके हो, तो सबसे जल्दी अटैक कौन करेगा? सबसे, मतलब रिएक्शन को फ्लोरीन रेडिकल के बाद, सॉरी, फ्लोरीन रेडिकल के बाद रिएक्शन करवाने में जो तुम्हारा रिएक्शन होगी, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इस रिएक्शन में जो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत कम लगेगी। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब यहाँ पे मैं फ्लोरीन रेडिकल बनने की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज हम कहेंगे फ्लोरीन रेडिकल बनना इज मोस्ट डिफिकल्ट, राइट? यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बार रेडिकल बन चुका है, तो सबसे कम एनर्जी किस में देनी पड़ेगी? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, वो फटाफट रिएक्शन दे देगा। हाँ, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे समझ आ गया एक्टिवेशन एनर्जी? गेटिंग द आइडिया और नॉट? ग्रेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल्स। बेसिकली फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन अपने आप दे देगा, यू डोंट नीड एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को तुम आ, ऐसे सोच सकते हो, जैसे विगोरस होगा या रिवर्सिबल होगा। तो सबसे ज्यादा विगोरस रिएक्शन किस में होने वाली है? इसमें। और रिवर्सिबल किस में होगी? इसमें। अब समझ आ रहा है? क्लियर है गाइस? समझ गए ना? फ्लोरीन के अंदर रिएक्शन इज मोस्ट विगोरस, अपने आप हो जाना एक तरीके से, ठीक है ना गाइस? ऑर्डिनेशन विल बी मोस्ट स्लो, दिस इज वेरी फास्ट एंड दिस इज स्लो। अब समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ग्रेट। अब चलते हैं रिएक्शन पे। CH4, बेटा यहां पे हमारा रेडिकल बनना है। रेडिकल कब बनता है बच्चों? या तो लाइट या हीट। हाँ है ना? फ्री रेडिकल तभी बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं बेसिकली आप। आइदर यू टेक लाइट और यू टेक हीट विद क्लोरीन। क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के बाद या तो तुम लाइट लो या हीट लो।
नहीं बेटा, यहाँ पे हमारा जो रेडिकल बनता है वो ज्यादातर लाइट या हीट से बन रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्लोरीन, मैं अभी मैकेनिज्म थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी याद समझो ऐसे, CH4 का हमने बॉन्ड ब्रेक करा। कैसे ब्रेक करा? CH3 और H। ऐसे ही क्लोरीन का भी हमारा रेडिकल बना, दो क्लोरीन रेडिकल बने। अब एक क्लोरीन रेडिकल CH3 के साथ चला गया, और साइड प्लॉट क्या बनेगा इन दैट केस? एक हाइड्रोजन रेडिकल था, एक तुम्हारे पास क्लोरीन था, तो यू गेट HCl। समझ आया नहीं आया? साइड प्लॉट इज HCl। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैग्नीज अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन अगर मैं फिर ले लूं तो एक और हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो भाई। गॉट दैट और नॉट? और करोगे, और हीट, तो इट विल गिव CHCl3। CHCl3 पता है बच्चों क्लोरोफॉर्म होता है? नहीं बता दो, अब बता दिया। और फाइनल प्लॉट क्या जाएगा? CCl4। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि भाई क्या बनाना है? तुम एक चीज देखो, CH3, सॉरी CH4 प्लस Cl2। अगर मैं CH4 एक्सेस में लेता हूं, CH4 एक्सेस, और वी कैन से क्लोरीन लिमिटेड, या तो हम CH4 एक्सेस लें या क्लोरीन लिमिटेड लें, क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट बनना चाहिए? क्लोरीन लिमिटेड या CH4 एक्सेस का मतलब एक ही है। हम कहेंगे यू विल गेट CH3Cl एज द प्रोडक्ट। क्लोरीन कम है तो एक ही क्लोरीन जोड़ो। और अगर मैं यहां पे कहता ये लिमिटेड या Cl2 एक्सेस लिख देता मैं, तो यू वुड हैव गॉटन CCl4 एज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये क्या है हमारा? डाइक्लोरो मीथेन। ये है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया गाइस? अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो जस्ट अ सेक बच्चों। CH4 वॉज इजी, ओके। इसमें तुम Cl2 हीट करोगे तो क्या बनेगा? या HNO या हीट, बताओ बच्चों क्या बनेगा? डू यू रियलाइज और नॉट? यहां पे तुम्हारे पास ये भी बन सकता है, और तुम्हारे पास ये भी बन सकता है। अब तुम कहोगे सर एक और बन सकता है, राइट मोस्ट पे क्लोरीन। मैं कहूंगा दैट इज सेम एज फर्स्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नो, दिस इज 45%, दिस इज 55%। वैसे बनना भी कुछ इसी टाइप का चाहिए था, क्योंकि रेडिकल तो मुझे बताओ, यहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या यहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल? बीच वाले पे, तो इट शुड हैव बीन मोर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तरीका, वो आइडेंटिफाई के कितनी परसेंटेज बनेगी दोनों की। तो दैट परसेंटेज इज ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी देखते आना बच्चों, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये तो समझ आ रहा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन से जो रेडिकल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ है ना? लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू क्या है उसको ध्यान से याद करो बच्चों। इट इज 5:3.8:1। अब तुम कहोगे सर इस वैल्यू को हम अप्लाई कैसे करेंगे टू गेट योर परसेंटेज ऑफ प्रॉड फॉर्म? ओके, सो लेट अस सी ओवर हियर। मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां से क्लैरिटी ज्यादा है। CH, CH2, CH। गॉट दैट? इसमें चार प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बताओ हाँ या ना? एक बनेगा ये, मैं चारों प्रोडक्ट बना के बता रहा हूं, क्योंकि मैं चारों की परसेंटेज बताऊंगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि सर ये तो कहाँ आएगा, आ जाता है, जे एडवांस में आ रखा है। मैंने Cl2, ये क्लोरीन के लिए सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, दिस इज फॉर क्लोरीन, दिस इज फॉर क्लोरीन बच्चों। ब्रोमीन के लिए इट इज डिफरेंट गाइस, ओके? क्लोरीन के लिए बता रहा हूं। एक ये बना, एक हमारा, हाँ वही तो समझा रहा हूँ। गिव मी अ सेक। ये जो मैंने 5:3.8:1 बोला है उसी की बात कर रहे हो ना तुम? गिव मी अ सेक।
समझ गए गाइस, ये चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। आई मीन मैंने नीचे वाले सीएससी पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इट इज सेम एज फर्स्ट। ग्रेट। अब मुझे बताओ, यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 9। हाँ, तो लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। 9 × 1 प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ये कितने हो गए? 2। तो 2 × 3.8। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो +5। इसको मैंने ले लिया ए। इसको मैंने अभी क्या ले लिया बच्चों? आई हैव रिटन दिस एज ए गाइस। ओके, ए ही हो गया। क्लियर है यहां तक? ग्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ गए ना ये मैंने क्या किया? 9 × 1, क्योंकि उसका ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन वाज 1। 2 डिग्री का 3.8 था, 3 डिग्री का 5 था। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं। अब बताओ, ये प्रोडक्ट कितने हाइड्रोजन के रिमूवल से ये प्रोडक्ट बन सकता है? ये जो पहला प्रोडक्ट मैंने बनाया है, तुम इसके तीन में से कोई सा भी एक सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। हम कहेंगे इसके तीन में से भी कोई एक सब्स्टिट्यूट कर दो, स्टिल यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो कितने हाइड्रोजन से के रिमूव करने से किसी भी एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द अवेलेबल हाइड्रोजन, ऑप्शंस कितने थे हमारे पास जिससे ये प्रोडक्ट बन सकता है? 6। सो 6/A × 100 will give us percentage of this product. 6/A × 100 is your percentage of this product. अब आते हैं सेकंड पे। बच्चों ये कितने से बन रहा है? एक से। अच्छा, यहां पे वैसे 1 सेकंड गाइस, आई शुड हैव रिटन इट लाइक दिस, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। 6 × 1/A × 100। अभी समझाता हूं। ×1 इन द सेंस इसकी जो वो है वैल्यू, वो उठा के चल रहे हैं। ये तीनों जो 6 हाइड्रोजन है, इन सब की इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या थी? 1। देवर 1 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब इस पे आ जाओ। इसमें हमारा ये कितने हाइड्रोजन के रिमूवल से बन सकता है? एक हाइड्रोजन। और उसका वैल्यू कितना था इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन? 5। सो दिस विल बी बेसिकली 1 × 5/A × 100। ये कितने हाइड्रोजन के रिमूवल से बन सकता है? 2। 2 हाइड्रोजन में से कोई सा भी हटा दो, यू विल गेट दिस प्लॉट। अब मुझे बताओ कि उनकी वैल्यू कितनी थी? 3.8। तो 2 × 3.8/A × 100। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? 3 हाइड्रोजन और हर एक का 1। दिस इज द परसेंटेज ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट। इतनी अमाउंट में ये बनेगा। समझ में आया नहीं आया? आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी कि हम क्या कर रहे हैं। समझ गए? ग्रेट। नोट इट डाउन। इतने में ब्रोमीन पे चलता हूं। ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव। ये मैं लिख देता हूं, पहले क्लोरीन के लिए लिखता हूं। जो क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन का रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा या ब्रोमीन का? फटाफट बताओ बच्चों। क्लोरीन का ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो इट इज मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। समझ में आया नहीं आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस टर्म? कि रेशियो ऑलमोस्ट बराबर ही है, 5 3.81। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट तुम्हारा जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, उनके अमाउंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा। ये क्लोरीन रेडिकल इज मोर रिएक्टिव। वो परवाह नहीं करेगा कि मैं 3 डिग्री पे अटैक करूं या 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे। समझ गए गाइस? नो, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। आई मीन इट इज लेस रिएक्टिव बच्चों। इसलिए ये सिलेक्ट करेगा कि मैं कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करूं, सो दैट आई फॉर्म द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर है गाइस? समझ गए? ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव, मतलब वो अगर 1 2 3 है तो यू कैन बी डेड श्योर वो 3 पे जाना चाहेगा। मेजर तुम्हारा इन 99% कितना होने वाला है? 3 डिग्री। 2 डिग्री एंड 1 डिग्री विल बी इन वेरी लेस अमाउंट। तुम इसकी अगर रेशियो देखोगे, इज ऑफ Br2, तो ये रेशियो आती है
1600:82:1। मतलब यहाँ पे तुम क्लियरली कह सकते हो, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसी को हटा के ब्रोमीन लगाओ। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री है और 3 डिग्री है ही नहीं, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो गो फॉर 2 डिग्री। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूं तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम सीधा कहोगे Br2 H न्यू किया तुमने, ये सीधा तुम्हारा 2 डिग्री ही देगा, 1 डिग्री विल बी इन वेरी वेरी लेस अमाउंट। सिमिलरली बाई चांस तुम्हारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तीनों है, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा 3 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना फटाफट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, इसमें हम एक ही प्रोडक्ट को मेजर बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इट इज वेरी मच सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? अब आते हैं आयो आयोडीनेशन पे। हमने फ्लोरीन वाला इज एक्सप्लोसिव टाइप, गेटिंग द आइडिया नॉट? फ्लोरीन वाली रिएक्शन इज वेरी विगोरस, आयोडीन वाली इज रिवर्सिबल, आई टोल्ड यू दैट, है ना? और क्लोरीन और ब्रोमीन है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। अच्छा बच्चों एक चीज और, जब मैं टर्म्स बता ही रहा हूँ ये सिलेक्टिव रिएक्टिव, तुम्हें मैंने अभी क्लास में पूछा भी था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन थी, दैट इज एक्चुअली अ डी कार्बोक्सिलेशन, याद है? RCOH का RH बनाना, दैट वाज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। रिमेंबर दैट, स्टेप डाउन स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब है एक कार्बन लेस एल्केन बनना, स्टेप अप का मतलब है एक कार्बन एक्स्ट्रा का एल्केन बनना। और जो तुम्हारा नॉर्मल है RCOH का, अगर मैं RCSC बना रहा हूं तो दैट इज नाइदर स्टेप डाउन नॉर स्टेप अप। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब स्टेप डाउन स्टेप अप का मतलब समझ गए ना? स्टेप डाउन का मतलब है वन कार्बन लेस प्रोडक्ट, स्टेप अप का मतलब है वन कार्बन मोर का प्रोडक्ट, और नॉर्मल हमारा हो गया कि जितने कार्बन है उतने का ही हमने प्रोडक्ट कुछ बना दिया। स्टेप डाउन स्टेप अप इज समथिंग यू शुड नो। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर, आयोडीनेशन। बच्चों आयोडीनेशन इज, इट इज सॉरी, इट इज हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब तुम समझ गए होगे, लेस रिएक्टिव। गॉट इट? रिएक्शन काट होने के चांसेस काफी कम है। यू हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ हीट टू मेक द रिएक्शन अकर। एंड रिवर्सिबल, एंडोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा, अभी बताता हूं, तो इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस of oxidizing agents such as HiO3, HNO3, and HGO, as it removes Hi formed in reaction। अभी समझ नहीं आया होगा, जस्ट गिव मी अ सेक। जैसे मैं ये लेता हूँ CH3CH3 प्लस I2, क्या बनना चाहिए बच्चों हमारा? प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे मतलब इस दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके आयोडीन लगाओगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, प्लस HI। नाउ द पॉइंट इज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, आई जस्ट टोल्ड यू दैट, हाँ ना बच्चों? तो हम इसकी रिवर्सिबिलिटी खत्म करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट कब बनेगा? तुम्हें याद है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अगर हम प्रोडक्ट को हटा देते हैं रिएक्शन विल कीप गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट हटा देते हो रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? तो वी वांट टू रिमूव HI। HI रिमूव कैसे होता है? बाय एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3, HNO3, HGO। अब तुम कहोगे सर हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बेटा आयोडीन नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाह रहा होता है अपने ऊपर? -1। इट इज अ हैलोजन। यहाँ पे आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयोडीन की? +5। समझ गए? HiO3 में तो ये बंदा +5 से कहां जाना चाहेगा? नीचे जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। HiO3, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगेन +5। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे कम करना चाहेगा, +5 से कहीं लोअर जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करवाना चाह रहे हैं हम? HI को। ऐसे ही HGO है, HGO में Hg is in +2, वो +1 में जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। आइडिया इज वी विल रिमूव HI बाय ऑक्सीडाइजिंग इट टू I2। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया हर एक को? ग्रेट, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन। HI प्लस HiO3, HiO3 रिड्यूस होगा, HI ऑक्सीडाइज होगा टू गिव I2 प्लस H2। सही पूछा जाए, तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज इट इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन बच्चों? सिन प्रोपोर्शनेशन। इसकी ऑपोजिट अगर हम सोचते रिएक्शन, इसको रिवर्स में कर रहे होते तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होती। सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का ऑपोजिट रिएक्शन इज सिन प्रोपोर्शनेशन या कॉम प्रोपोर्शनेशन। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था। सिन या कॉम प्रोपोर्शनेशन, ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक को समझ में आ गया? ग्रेट। अब HI प्लस HNO3 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन रिड्यूस होगा। नाइट्रोजन किस में रिड्यूस हो रहा है? +5 से +4 में। आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया HI से I2 में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? और HgO भी हमारा क्या करता है बच्चों? HI को कंज्यूम करवा लेता है। आइडिया हमारा क्या है बच्चों? HI शुड बी कंज्यूम, कंज्यूम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी, हाँ या ना? अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बच्चों। अभी तक हमने देखा हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन का हमारा मैकेनिज्म क्या था बच्चों? हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म क्या था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। हाँ बेटा। अगर जैसे हम HI को हटाने जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि रिएक्शन आगे जाएगी, हाँ तो जितना रिएक्शन आगे जाएगी तो ये भी फॉर्म होगा CH2 क्या बनेगा? CH3। CH2 हाँ तो वही तो करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। हम कह रहे हैं अगर HI को रिमूव नहीं करते तो रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। हम चाह रहे हैं कि RI बने। RI कब बनेगा ज्यादा? जब तुम एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाते आओगे। मैंने क्या किया? HI को कंज्यूम करवाता गया मैं, HI कंज्यूम होता जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। मतलब जो रिवर्सिबिलिटी थी रिएक्शन की वो खत्म हो गई। नाउ इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन थ्रू आउट। क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है इसलिए उसकी रिवर्स जाने की टेंडेंसी है। हाँ मतलब हम HI की वजह से नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हमने एक प्रोडक्ट को हटा दिया ताकि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाए। HI का तुम ऐसे समझे, HI की वजह से ही वैसे रिवर्सिबल है, क्योंकि जो HI है उसके अंदर बॉन्ड इज वेरी वीक। ये आसानी से H और I बना सकता है, ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करेगा तो रिवर्स रिएक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। एक प्रोडक्ट को हटा दिया, दूसरा है हो रहने दो। तुम्हारा जो Q है वो तुम्हारा लेस देन के इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा जैसे ही तुम इसको हटाओगे, एंड दैट विल थ्रो द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। HI को तो जब तुम कम करते आओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती आएगी। एक प्रोडक्ट है आई एग्री, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की अमाउंट अगर बहुत कम कर दोगे तो रिएक्शन विल गो टू प्रोड्यूस दैट थिंग। ली चैटले प्रिंसिपल हमारा यही तो कहता है। समझ गए? अब आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन पे। हमने कहा यार आयोडीन बनना फिर भी हमें पसंद नहीं आया, इस तरीके से आयोडीन बनना वाज नॉट मच फेवर्ड। ओके, तो हमने कहा फिंकलस्टीन करेंगे, हम RX लेंगे। एक्स में ज्यादातर वैसे हम ब्रोमीन ले रहे होते हैं, क्लोरीन भी वैसे ले सकते हो, प्लस NaI एसीटोन। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हमने कर रखा है, मैकेनिज्म के टाइम पे कर रखा है। ये RI बनाता है प्लस NaX बनाता है। मैंने बताया था ये रिएक्शन क्यों हो रही है। हमारा एसीटोन के अंदर, सुनते आना बच्चों, दो रीजन है। एक I माइनस इज अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, I माइनस इज अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वन थिंग। दूसरा, NaI एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है। एसीटोन इज नॉट मच पोलर। NaI पोलर है क्या? NaCl या NaBr के कंपैरिजन में, विच इज लेस पोलर। NaI इज लेस पोलर देन NaCl। तो हम क्या कहेंगे? NaI एसीटोन में डिसॉल्व है, होगा। और जो NaX है, क्या वो एसीटोन में डिसॉल्व होगा? लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। NaX डिसॉल्व नहीं होगा हमारा, मतलब वो बंदा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो एक तरीके रिएक्शन तुम्हारी हाँ हो जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
NaX विल बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन, वो हमारा प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गेटिंग द आइडिया नॉट? ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है, ये इसमें डिसॉल्व, एसिडोन में डिसॉल्व नहीं होगा। आइडिया इज ये रिएक्शन, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली SN2 रिएक्शन, जिसमें I माइनस क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के खुद लग रहा है। तो पहले हम RCl या RBr बनाएंगे और उसके बाद क्लोरीन या ब्रोमीन हटा के आयोडीन लगाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज? और ये RCl या RBr कैसे बन सकता है? ये आसानी से बन सकता है फ्रॉम द रिएक्शन वी हैव जस्ट डन। RH में तुम Br2 या Cl2H हीट डाल दोगे तो RBr या RCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों? उसके बाद ब्रोमीन या क्लोरीन लगने के बाद आयोडीन से हमने उसे हटा आयोडीन लगा दिया इंस्टेड ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। मतलब पहले हमने RX बनाया यूजिंग हेलोजिनेशन रिएक्शन और फिर RX हमने RI बनाया बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट हेलोजन विद आयोडीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर। अच्छा ये समस्या तो फ्लोरीन में भी आ रही थी, दैट रिएक्शन वाज हाईली एक्सप्लोसिव, यू रिमेंबर दैट? फ्लोरीन रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, राइट? दैट रिएक्शन इज नॉट मच। तो फ्लोरीनेशन, तो फ्लोरीन के लिए भी हम कुछ इसी टाइप का काम करते हैं जैसे हमने किसके लिए किया था बच्चों? जैसे हमने आयोडीन के लिए किया है कि पहले हम क्लोरीन या ब्रोमीन लगा देंगे और उसके बाद क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा के फ्लोरीन लगा देंगे। तो मैं लिख देता हूं, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स, ये फ्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन की बात कर रहा हूं, इट टेक्स प्लेस एक्सप्लोसिवली विद। अब नॉर्मली हमें ब्रेक क्या करना होता है? CH बॉन्ड, हाँ है ना? CH बॉन्ड ब्रेक करके उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं, बट ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड इन एल्केन, CC बॉन्ड ब्रेक करवा देता है, इसलिए हम क्या करते हैं? वी डोंट डू फ्लोरिनेशन डायरेक्टली, वी यूज स्वॉर्ज रिएक्शन। तो RF बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? RF इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स में कौन सा हेलोजन लेंगे हम? क्लोरीन या ब्रोमीन विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। अब हम पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? विल रिप्लेस दैट हैलोजन विद फ्लोरीन, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज करके, जैसे AgF, Hg2F2, AsF3, SbF3 एंड COF3। इनमें से कोई सा भी यूज कर लो। ये हमारा, जैसे मैंने ये लिया, इसमें अगर मैं Hg2F2 डालूंगा तो ये क्या करेगा? क्लोरीन हटा के क्या लगा देगा बच्चों? फ्लोरीन। गॉट इट और नॉट? क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? हर एक को क्लियर है ये चीज? दैट्स ग्रेट। अच्छा गाइस एक और चीज, अगर मैं CHCl3 लेता हूं और इसमें मैं SbF3 डालता हूं तो ये क्या करेगा बच्चों? SbF3 लेता हूं तो क्या करेगा? ये क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगाएगा। वन बाय वन रिएक्शन हो रही होती है, पहले ये बनाएगा CHF2Cl। ओके गाइस, अभी हमने एक सॉरी दो क्लोरीन हटा के दो फ्लोरीन लगा दिए। गॉट इट गाइस? समझ पहले गए? में सीधे दोनों। हाँ बेटा। पहले में सीधे दोनों। हाँ हमने दो क्लोरीन हटा के दो फ्लोरीन लगा दी। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है तुम्हारी वो ही है, RX प्लस आइदर ऑफ दीज गिविंग RF, RX प्लस आइदर ऑफ दीज गिविंग RF। ये नॉर्मल रिएक्शन है। अभी जो मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूं दैट इज मोर एज पर स्पेसिफिक रिएक्शन है ये एक्चुअली, जो नीचे लिखवा रहा हूं। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? नॉर्मली हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन, हाँ है ना? हम क्या करेंगे? दो लेंगे इसके मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे? दो। और दो में से हीट करने से बाहर क्या निकालेंगे? HX। HX में भी क्लोरीन निकलेगा या फ्लोरीन निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। व्हाट यू एक्चुअली गेट इज दिस बच्चों, CF2 डबल बॉन्ड CF, दैट इज व्हाट यू गेट। तो बेसिकली दो HCl निकल गए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मैं ऊपर लिखवा चुका हूं, ठीक है ना गाइस?
और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो इथीन। बोलो हाँ या ना। इथीन जिसमें चारों हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा चुके हैं। गॉट दैट गाइस? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस रिएक्शन, कि इसको पॉलीमराइज करा जा सकता है। वी कैन पॉलीमराइज इट, पॉलीमराइजेशन करेंगे हम। पॉलीमराइजेशन का मतलब समझ रहे हो? पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर लाइक 870 to 1020 के। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो, पॉलीमराइजेशन का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है। गेटिंग द आइडिया ना? तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड, CF2 था ना, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे किसमें बच्चों? सिंगल में। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? अब एक और देखो, एक और हमने CF2 लिया और CF2 लिया। अब इधर भी रेडिकल, इधर भी रेडिकल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? रेडिकल बना दिया मैंने, इसको इधर ज्वाइन करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे। इस तरीके से CF2 जो है टेट्राफ्लोरोइथीन है, दैट विल कीप एडिंग ऑन, गिविंग अस अ पॉलीमर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसको हम ऐसे इतना खराब तरीके से लिखने के बजाय वी कैन सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस। वी विल सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस, CF2 और ये रिपीट हो रहा है n टाइम्स। I mean n molecules of tetrafluoroethene are giving us this। और इसे बोलते हैं टेफ्लॉन। इसे क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया हर एक को? ये टेफ्लॉन है, ये पॉलीमर का नाम क्या है? टेफ्लॉन। ग्रेट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रेशन। अभी तक हमने कितनी रिएक्शन देखी है बच्चों? तीन। पहला हेलोजिनेशन, जिसे ज्यादातर हम क्लोरीन या ब्रोमीन बनाते हैं। दूसरा था हमारा फिंकलस्टेन। तीसरा था हमारा श्वार्ट्ज। अब आते हैं चौथे पे, नाइट्रेशन। क्लियर है गाइस? तो इट इज कैरियड आउट इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में होता है बिटवीन 420 केल्विन एंड 720 केल्विन। ओके गाइस? तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH3। बच्चों हमने लिया HNO3 हीट। HNO3 हीट नाइट्रेशन समझते हो? HNO3 इज नाइट्रिक। ऐसे तो नाइट्रेशन में हम HNO3 लेंगे, हीट लेंगे। गाइस हीट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। विल एलिमिनेट समथिंग। एलिमिनेट क्या कर सकते हो भाई? एल्केन्स में से हमने देखा था CH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट? तो सिंपली अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कि हमने एल्केन में से क्या बाहर निकालना है? हाइड्रोजन। गॉट इट? और अगर हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं एल्केन में से, तो HNO3 में से क्या निकाल लेते हैं यार? OH निकाल लेते हैं, वाटर बाहर निकाल देते हैं। द एलिमिनेशन विल बी ऑफ वाटर। HNO3 से OH गया, एल्केन में से H गया, एंड नाउ यू जॉइन द टू। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? डू यू रियलाइज और नॉट? एक प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए। बोलो हाँ या ना? NO2 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बच्चों? ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बन सकता है। इनफैक्ट तुम्हारा कई बार कार्बन कार्बन बॉन्ड भी डिसोसिएट कर जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समटाइम्स इवन नॉट ओनली योर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, इट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड दैट आल्सो ब्रेक्स। मतलब ये प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। नॉट ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होके ये बन जाता है। गॉट इट? लेकिन ज्यादातर अगर कोई प्रोडक्ट पूछता है तुमसे, यू विल गो फॉर दीज टू। बट यू हैव टू रिमेंबर कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज आल्सो पॉसिबल टू ब्रेक। इट कैन इजीली बी ब्रोकन। समझ? हाँ क्या? हाई टेम्परेचर मतलब ये भी बनते हैं, इन्हीं केस में बनते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन तुमसे पूछता है, जस्ट मेक दीज टू क्रॉस। और इनमें मेजर कौन सा होना चाहिए? रेडिकल के हिसाब से जाओ तो फर्स्ट वन शुड बी मेजर। गॉट दैट? अब आते हैं सल्फोनेशन। ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन is when alkenes are treated with oleum। ओलियम क्या होता है? H2SO7।
या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। या फिर इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO3 + H2SO4। बोलो हाँ या ना। इसमें हाइड्रोजन एटम, इसमें भी हाइड्रोजन हटेगा। इस इसमें भी हम हीट पे कर रहे होते हैं रिएक्शन। तो हाइड्रोजन हटाया एल्कीन से, OH हटाया H2SO4 से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट इज रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप से रिप्लेस आता है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? मुझे बताओ, अगर ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है तो चांसेस कौन से हाइड्रोजन के रिमूव होने के हैं? 3 then 2 then 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हैं। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, ये लिया मैंने, और इसमें SO3 + H2SO4 लिया। नॉर्मली कोई हीट बताएगा नहीं, यू विल हैव टू अज्यूम। ओके गाइस, मैं H2SO4 बना देता हूं एक बार, कन्वीनियंट रहेगा। हम एल्केन में से H हटाएंगे, H2SO4 में से OH हटाएंगे, और SO3H जो रिमेनिंग है उसे ज्वाइन कर देंगे। अब मुझे बताओ, ये SO3H जुड़ेगा कौन से हाइड्रोजन को हटा के? मैं मिथाइल वाला हटाऊं या इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है उसे हटाऊं? बीच वाले को हटाएंगे बिकॉज इट इज 3 डिग्री। हाँ या ना? फटाफट बोलो गाइस। हाँ। जो आप हटाओगे हाँ, तो H हटाया और SO3H जोड़ दिया। रेडिकल, रेडिकल। हाँ, इंटरमीडिएट बनेगा, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट एनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये रीअरेंज नहीं होता। समझ गए गाइस? रेडिकल रेजोनेंस से तो रीअरेंज हो जाता है, लेकिन इट डजंट शिफ्ट लाइक कार्बोकैटायन। जैसे H माइनस का शिफ्ट होता है, CH3 माइनस का शिफ्ट होता है, वो हमारा कार्बोकैटायन में होता है, रेडिकल में नहीं होता। रेडिकल में रेजोनेंस से शिफ्टिंग हो जाती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, नॉट राइट नाउ। कंबशन, यार कंबशन में तो मैंने बताया था, एल्केन्स रेडिली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। भाई क्या देगा? CO2 एंड H2O। बोलो हाँ है ना? दैट्स ग्रेट। जैसे अगर मैं C3H8 लेता हूं तो इसको बैलेंस करना माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, अदरवाइज प्रोडक्ट तो हमारे सब में सेम ही बनने। इनफैक्ट तुम एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी लो और तुम कंबेशन करोगे तो तुम्हारा CO2 और H2O ही बनेगा। अब आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ओके बच्चों, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है? बेटा ऑक्सीडेशन और कंबशन, यार कंबशन में भी तो ऑक्सीडेशन ही कर रहे थे हम, ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन में और कंबशन में फर्क क्या है? कंबशन में भी तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन यूज कर रहे हो टू ऑक्सीडाइज द मॉलिक्यूल। कंबशन इज फास्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज स्लो। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब है स्लो करना। स्लो करोगे तो जरूरी नहीं तुम्हारा CO2 ही बने। मतलब कंबशन तो ये है, सीधा आग लगा दी। ऑक्सीडेशन का मतलब है उसको स्लो डाउन कर दिया, उसको कैटेलाइज कर दिया टू गिव अ प्रोडक्ट अदर देन CO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑक्सीडेशन कंबशन में भी हो रहा है, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। लेकिन एक में तुमने सीधा आग लगा के फटाफट कंबशन कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज रिलेटिवली स्लो। गॉट दैट? सो यू कैन गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब मैं सारे बताऊंगा, याद करते यार। CH4 + O2 in ratio 9:1, they are heated। हाँ, ये रेशो, इस रेशो में होंगे वे। हाँ, CH4 and O2। ये 4 दिख भी नहीं रहा यार। CH4 + O2 9:1 are, they are heated at 100 atmosphere pressure, ATM pressure, and pass through copper wires at 470 Kelvin। CH4 is oxidized,
बेटा एल्केन्स को ऑक्सीडाइज कर दो तो सबसे पहले क्या बनता है? अल्कोहल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? गुड। तो CH4 + O2 gives CH3OH, gives CH3OH। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चा? CH4 + O2 when heated with molybdenum oxide। molybdenum का सिंबल पता है? हाँ कह रही है। molybdenum oxide, MO। give, ये थोड़ा और ऑक्सीडाइज कर देगा। अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होने पे क्या देता है? एल्डिहाइड या कीटोन। यहां पे हमारा एल्डिहाइड बनेगा एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट, CH4 + O2 heat in presence of molybdenum oxide gives HCHO। क्लियर है गाइस? हायर एल्कीन्स, हायर एल्कीन्स मतलब अब मैं CH4 की बात नहीं कर रहा। हायर एल्कीन जैसे C16 वगैरह, दे ऑन ऑक्सीडेशन with मैंगनीज एसीटेट। 1 सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेक गाइस। ओके, हाँ बच्चों, तो हायर एल्केन्स मतलब हम CH4 की बात नहीं कर रहे। उसका रीजन भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, व्हाई नॉट CH4। हायर एल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन विद मैंगनीज एसीटेट, एसीटेट एट 370 to 430 Kelvin produces higher fatty acids, higher fatty acids। गॉट इट गाइस? मतलब सिंपली सोचा जाए तो हम ऐसे कहेंगे, RCH3 लिया हमने प्लस O2 लिया। इस बार हमने क्या लिया है बच्चों? दिस टाइम वी हैव नॉट टेकन मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वी हैव टेकन मैंगनीज एसीटेट। ये क्या देगा बच्चों? इट विल गिव अस RCOH। इस बार एसिड बन गया, मतलब इवन अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस। क्लियर है गाइस हर एक को? तो आर हमारा बेसिकली क्या है? आर इज C15H31। आर हमारा क्या है? C15H31। मैंने कहा था ना C16 की बात करा था। गुड। तो उसको RCH3 का उसने क्या बना दिया? RCOH। क्लियर है हर एक को? नहीं वो मैं भी बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। क्या करा आर का आ, मतलब ये स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, RC16 मैंने लिया है, मतलब सॉरी टोटल C16 लिया है, जिसमें RCH3 अगर मैं ले रहा हूँ तो R इज C50। टोटल 16 कार्बन एटम्स हो गए ना बेटा? टोटल 16 कार्बन एटम्स हो गया। RCH3 बेसिकली व्हाट? RCH3 हमारा क्या हो गया? इट इज C16H34। बोलो हाँ है ना? क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? तो इस केस में हमारा COH बन गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट, फाइन। तो ये जो है, मैंने तुम्हें 3 करवा दिए, एक CH3OH का बनना, एक HCHO का बनना और एक RCOH का बनना। एक चीज याद रखना गाइस, ये मैंने एच CH3OH की बात करता हूं मैं, नोट के फॉर्म में लिख लो इसे। CH4 को ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा? CH3OH, राइट? इसको ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा? HCHO। इसको ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा HCOOH, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब तुम कहोगे एसिड से ऊपर तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, राइट? लेकिन बेटा ये चीज इज अनस्टेबल। मैं इसको लिख देता हूं, लेट मी राइट दैट डाउन, दिस इज अनस्टेबल। तो अगर तुम इसे हीट करते हो तो इट ब्रेक्स डाउन टू गिव CO + H2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों?
CO प्लस H2O। समझ गए? और अगर तुम हीट के बजाय बाई चांस ऑक्सीडाइज करते हो तो तुम मान के यही चलो पहले ब्रेक डाउन हुआ फिर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन में CO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? CO2 में। अब समझ में आया नहीं आया? सर बस ये मेथनॉइक एसिड के लिए या बस सारे एसिड? सिर्फ इसी एसिड के लिए। HCOOH इज अनस्टेबल। हीट करोगे तो CO प्लस H2O दोगे, ऑक्सीडाइज करोगे तो CO इज ऑक्सीडाइज टू CO2। मतलब आइडिया इज HCOOH कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। बोलो हाँ है ना? क्लियर? ग्रेट। विद एल्कलाइन KMnO4। अब एल्कलाइन KMnO4 बहुत बार आएगा, एल्कीन्स एल्काइन में बहुत बार आएगा, लेकिन ये एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन हम किसके साथ देख रहे हैं? एल्कीन के साथ। डोंट कंफ्यूज इट विद एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है ना गाइस? विद एल्कलाइन KMnO4 3 डिग्री हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू OH। 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री है तो उसको ऑक्सीडाइज मत कर देना OH में। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो सपोजिंग आई टेक दिस केस और इसमें मैं डालता हूं एल्कलाइन KMnO4, तो ये कौन से हाइड्रोजन को हटा के OH लगाएगा? बीच वाले को। एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। ये क्या करेगा? ये बना देगा। गॉट इट और नॉट? मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू OH। गॉट दैट? ग्रेट। फाइन। ओके। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया था ये वाला पार्ट। क्या मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल? डिड वी डिस्कस दिस पार्ट कि C के साथ अगर 2 OH आ जाते हैं बाई चांस तो उसमें से तुम वाटर बाहर निकाल दो और क्या बना दो? C डबल बॉन्ड। समझ आया नहीं आया? मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट। होल्ड ऑन अ सेकंड। मैं कह रहा हूँ ये यहीं पे लिख लो। जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल। उनमें से वाटर बाहर निकल जाता है। उनमें से क्या बाहर निकल जाता है? वाटर। एंड यू गेट C डबल बॉन्ड। Remember this too. I think we have discussed that, but I'm just repeating it again. Geminal diols. बोलो हाँ है ना? Now let us go to isomerization reaction. We have done a lot of reactions. अब आते हैं next isomerization reaction. Okay? आइसोमर में क्या है? एल्केन्स है, उनके सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनते हैं नहीं बनते हैं बच्चों? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ब्रांचिंग होती आ रही है नहीं होती आ रही है गाइस? तो एल्केन्स ऑन हीटिंग with AlCl3 at 570 Kelvin isomerize to give branched isomers. Please tell me समझ में आया नहीं आया? Quickly let me know. समझ गए? Let me take a case. Basically battlefield तभी आएगी अगर मैं ये लेता हूं, ये क्या है? एन ब्यूटेन, और मैंने लिया AlCl3 हीट, तो ये क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा। ब्रांचिंग हो गई। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? मतलब एन ब्यूटेन के बजाय मैंने आइसो ब्यूटेन बना दी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? बेटा यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है और उसके बाद शिफ्टिंग हो जाती है। बट जस्ट रिमेंबर इट एज अ रूल नाउ। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा होता है, H माइनस या R माइनस की शिफ्टिंग होती है। क्लियर है? जैसे मैं अगर ये ले रहा हूं और इसमें मैं AlCl3 हीट ले रहा हूं, तो व्हाट विल यू गेट गाइस? ये बन जाएगा, या फिर ये भी बन सकता है। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, मतलब you can even get this. Getting the idea or not guys? क्लियर है हर एक को? भाई ज्यादातर हम, चलो मैंने बना दिया। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ नेक्स्ट जो चीज बताने वाला था मैं।
अगर मैं ये लेता हूं, ये लिया मैंने और इसमें मैंने डाल दिया AlCl3। HCl भी होता है बच्चों के, HCl के साथ लो टेम्परेचर से भी काम चल जाता है। अब हमारा क्या होगा बच्चों, इसमें यू गेट दिस, ये बन जाए। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सिंपली ब्रांचिंग हो जाती है, दैट्स द होल आइडिया, ब्रांचिंग हो जाती है। अगर मैं ये लेता हूं, 6 का लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये लिया और मैंने ले लिया AlCl3 ही, तो 5 की रिंग बना दो। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। रिंग बोल दिया था मैंने। 6 कार्बन एटम का अगर हम, शायद बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। 6 कार्बन एटम का अगर हमने चेन ली तो उसे 5 कार्बन एटम विद ब्रांचिंग हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इधर हमारे पास ब्रांचिंग कर दिया हमने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट, ब्रांचिंग हो जाती है, दैट्स द जर्नल आइडिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने, सुना। एरोमेटाइजेशन पे आते, हाँ बोलो। नहीं, क्या नहीं घुस रहा याद में? सबको फैक्टर फिर सर वही होगा कि 3 घंटे का कॉल जाएगा यार अगर इसको कर लो, एरोमेटाइजेशन कर लो, देन विल स्टॉप। एरोमेटाइजेशन के बाद विल स्टॉप। फॉर द डे ना। नो, नॉट फॉर द डे। 11 में एक लेक्चर लगाता है। एल्केन्स विद, कम से कम तुम्हारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, होने चाहिए चेन में, या मोर। व्हेन हीटेड अंडर प्रेशर, व्हेन हीटेड अंडर प्रेशर, in presence of catalyst, in presence of catalyst, जैसे Al2O3 plus Cr2O3। hold on a sec बच्चों, example Al2O3 plus Cr2O3 और S, Sc, Pt, Pd at 600 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्या Cr2 होती? SSc, PT, PD क्या हो गया दिक्कत? क्या दिक्कत आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। और V2O5 और MO2O3 at 773 Kelvin at 10 to 20 एटमॉस्फेयर। पहले इसमें साइक्लाइजेशन होगा, पहले जो हमारा स्ट्रेट चेन है वो साइक्लाइज होएगा, रिंग बनेगा, एंड देन एरोमेटाइज होगा, एंड देन एरोमेटाइज टू गिव बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। मतलब पहले रिंग देगा 6 की, और उसके बाद वो रिंग में एरोमेटाइजेशन हो जाएगा बाय, रिंग से एरोमेटाइजेशन कैसे करोगे? हाइड्रोजन रिमूव करके तो डबल बॉन्ड बना रहे होगे, हाँ है ना? तो बाय डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का क्या कर रहे हो बच्चों? हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। क्लियर है गाइस? पहले साइक्लाइजेशन में भी तुम्हारा एक तरीके हाइड्रोजन ही रिमूव हो रहे थे, और फिर साइक्लिक के बाद एरोमेटाइजेशन में अगेन योर डीहाइड्रोजनेशन इज टेकिंग प्लेस। दिस रिएक्शन is also called hydroforming, reforming, dehydrogenation,
साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। And when platinum is used as catalyst, a specific case, when platinum is used as catalyst, it is called plate forming. You got that or not, guys? तो अगर मैं ये लेता हूं, ये कितने की कार्बन एटम है टोटल? कितने कार्बन एटम लिए मैंने? 6 लिए। दैट्स करेक्ट। या तो ये लो या फिर एस और एस सी और पीटी और पीडी एट 600 डिग्री सेल्सियस। इसमें सबसे पहले क्या होगा? साइक्लाइजेशन, रिंग बन गई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन गया, यहां से गया, एंड यू गेट अ रिंग। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? और फिर तुमने अब हो गया एरोमेटाइजेशन। अब क्या हो गया? एरोमेटाइजेशन। 3H2 बाहर निकल गए। क्लियर है गाइस? बेसिकली 3H2 बाहर निकल गए। ये पहला जो स्टेप था, दिस वाज डीहाइड्रोजनेशन, एंड द सेकंड स्टेप इज एरोमेटाइजेशन। ये एरोमेटाइजेशन। और ये क्या है बच्चों तुम्हारा? डीहाइड्रोजनेशन। पहले हाइड्रोजन रिमूव करके, मतलब हाइड्रोजन बेसिकली दोनों में रिमूव हो रहा है, लेकिन आइडिया इज जब एरोमेटाइजेशन हो रहा है, इट इज बेटर टू यूज द टर्म एरोमेटाइजेशन। अब अगर मैं C7H16 ले लेता हूं तो उसमें क्या बनेगा बच्चों? अगर मैं ये लेता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? लेट मी नो गाइस, क्या बनेगा? क्विकली टेल मी। कहा थे भाई 6 की रिंग बनानी है हमें, वी नीड एरोमेटिक एंड वी नीड बेंजीन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहले हम 6 की रिंग और CH3 बना दे, और फिर जब तुम करोगे पीटी हीट, हीट मतलब 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बना देगा बच्चों? इट विल गिव यू टॉलुइन। बोलो हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब अगर मैं 7 के बजाय 8 कार्बन एटम का लेता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? सेम रिएक्शन, Cl2O3 Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, मैं इसको पूरा बनाता हूँ, CH2CH3 बेसिकली। और फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? पीटी हीट। ओके गाइस, तो ये क्या बनाएगा बच्चों? ये इट विल फॉर्म इथाइल बेंजीन। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट? इथाइल बेंजीन। ऊपर टॉलुइन था, यहाँ पे इथाइल बेंजीन है। बोलो हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। मतलब हमें तो 6 की रिंग बनानी है, हमें बेंजीन बनाना है। उससे ऊपर ओवर एंड अबाउ जो कार्बन एटम्स है उनको हम रिंग से कनेक्ट कर देंगे। ग्रेट। नाउ लेट अस गो ऑन टू थर्मल क्रैक। हाँ बेटा, जब मैंने ब्रेक के लिए बोला था। हाँ बच्चों, हम क्या कर रहे थे? हम थर्मल क्रैकिंग कर रहे थे। भाई थर्मल क्रैकिंग होता है, जो, सुनते आना बच्चों, क्रैकिंग तुम समझते हो, जिसमें हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक कर रहे होते हैं, राइट गाइस? तो क्रैकिंग में दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारा CC बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर हमारा CH बॉन्ड ब्रेक। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये हमने किया ही तो था, राइट गाइस? मैंने तुम्हें बताया था एल्केन ऑन हीटिंग, जैसे मैं 770 केल्विन पे हीट कर देता हूँ, हीट ही लिख दूं सिंपल, तो हमारा आइदर यू विल गेट एल्कीन प्लस स्मॉलर एल्कीन,
और यू गेट एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। ये मैं करवा चुका हूं तुम्हें, हाँ या ना? दैट्स ग्रेट। थर्मल क्रैकिंग होता है हीट से करना, एक होता है कैटलिस्ट डाल के क्रैकिंग करना, तो उसे कैटेलिटिक क्रैकिंग बोलते हैं। कैटेलिटिक क्रैकिंग ये कब करते हैं? इट इज कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर। क्योंकि हमने कैटलिस्ट डाल दिया। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो गाइस। कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर। ओके। अच्छा बच्चों, मैंने कार्बीन की रिएक्शन में बहुत बार करवाई, हाँ है ना? कार्बीन बनता कैसे वैसे? CH2N2 को हीट करने कार्बीन बनता है नहीं बनता है? N2 बाहर निकल जाता है, न्यू गेट कार्बीन। बोलो गाइस हाँ है ना? ये मैं, मेरे को नीचे वाली लाइन में लिखना चाहिए था, हेडिंग भी लिखनी चाहिए थी आप। दैट इज योर वन सेक्शन। कार्बीन प्लस एल्केन। ओके। N2 बाहर निकल जाता है, न्यू गेट कार्बीन। अब एल्केन्स में ये कैसी रिएक्शन शो करता है, ध्यान से देखो। CH3 CH3। इसमें जब तुम कार्बीन लेते हो तो वो CH बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और बीच में घुस जाता है। तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये CH2H लिख दो। हाँ है ना? CH3 को CH2H लिख दिया, और बीच में हमने क्या घुसा दिया? CH2। तो बेसिकली यू विल गेट CH3 CH2 CH। ये बन जाएगा। या इट इज अ काइंड ऑफ स्टेप अप रिएक्शन। करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये CH3 था, ये CH2H था। मैंने यहाँ पे H हटा के बीच में CH2 और जोड़ दिया, तो CH2H बन गया CH3। क्लियर और नॉट गाइस? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंसर्शन। रुक जाओ बच्चों, आवाज मत करो प्लीज। CH2 inserts between CH bond in alkene। और अगर तुम थोड़ा वियर्ड सा एल्केन ले लोगे तो यू कैन गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। बाई चांस ब्रांचिंग वगैरह कुछ दिमाग में आ गई तो यू कैन गेट मोर प्रोडक्ट्स। गॉट इट? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये लिया, तो इसमें या तो टर्मिनल पे लगाओगे या इधर लगाओगे, हाँ है ना? तो या तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा 4, या फिर तुम्हारे पास ये भी बन सकता है। अगर CH बॉन्ड ये वाला ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, CH बॉन्ड ये वाला ब्रेक करोगे तो ये बनेगा। बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। अब मेजर माइंड का कुछ नहीं। रेडिकल की फॉर्मेशन में मतलब रेडिकल बन रहा है तो मोस्ट वाली चांसेस ये मेजर होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, गॉट दैट? ग्रेट। अब लेट अस डिस्कस समथिंग नोन एज नॉकिंग। हाँ, इट इज प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर in cylinder ahead of flame। It reduces efficiency of engine and cause damage to cylinder and piston of engine। Okay, a fuel that minimizes knocking is a good fuel।
एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी of fuel is expressed in terms in terms hold on a sec बच्चों, in terms of octane number. Got that? Octane number. It is a scale used to determine quality of fuel. तो बच्चों देखो, स्ट्रेट चेन, एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन्स have greater या higher tendency to knock than branch chain. Chain hydrocarbon. Got that? ओके, एन हेप्टेन को ऑक्टेन नंबर 0 दे रखा है, ऑक्टेन, ये हमने उसको आर्बिट्रेरली असाइन कर दिया, 0. ओके गाइस, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी तुम्हारा, ये देखो गाइस, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं. स्ट्रेट चेन, ये बताता हूं. स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैव very low octane numbers. Branch chain have higher octane numbers. ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ऑक्टेन नंबर हाई होगा. साइक्लोएल्किन्स, साइक्लोएल्किन्स, वन सेकंड, इसको मैं नीचे लिखता हूं. इनका भी ऑक्टेन नंबर क्या होता है? हाई. साइक्लोएल्किन have high octane number. Got that? अनसैचुरेटेड का भी ऑक्टेन नंबर हाई होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन have higher octane number than straight chain alkenes. और काफी ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है? एरोमेटिक का. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वेरी हाई ऑक्टेन नंबर. वेरी हाई ऑक्टेन. तो इसको मैं कंपाइल करके सिंपली ये बोलूंगा, स्ट्रेट चेन एल्कीन का ऑक्टेन नंबर सबसे लो है. ओके, टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग डिक्रीज. सबसे पहले आता है स्ट्रेट चेन एल्कीन. इसका ऑक्टेन नंबर क्या था बच्चों? लो. उसके बाद क्या आता है बच्चों?
ब्रांच चेन एल्केन। उसके बाद क्या आता है बच्चों? अनसैचुरेटेड, जैसे एल्कीन्स। उसके बाद आता है साइक्लो एल्कीन्स, और सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? ऑक्टेन नंबर एरोमेटिक का। तो उनकी नॉकिंग टेंडेंसी इज लोएस्ट। क्लियर और नॉट? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? फटाफट बोलो। ओके, एक तो हम नॉकिंग को कैसे अवॉइड करते हैं? नॉकिंग इज चेक, चेक मतलब उसको थोड़ा कम करा जाता है बाय फ्यूल ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर एंड एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स डालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? TEL, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। इथाइल क्या होता है? C2H5 4 टेट्रा इथाइल लेड, दैट इज द बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट बच्चों। कर लिया नोट हर एक ने? कर लो नोट। LPG का मेन सोर्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? LPG में मेजर मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है? इट इज नेचुरल गैस। करेक्ट बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। क्लियर है गाइस? जो LPG है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? नेचुरल गैस। कर लिया नोट हर एक ने? ओके, वी आर डन with alkenes. We are done with alkenes. Now we'll have to start with cycloalkenes. अभी हमारा एल्कीन खत्म हुआ है, फिर साइक्लोएल्कीन्स करें। 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों हमने ये ले लिया, आवाज मत करो प्लीज। और इसमें मैंने करा Cl2H। फाइंड टोटल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। क्या करोगे बच्चों इसमें तुम? क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं यार? 2 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, बोलो हाँ या ना। या तो ये, या ये। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब इसने स्टीरियो आइसोमर्स की भी बात करें। स्टीरियो में आता है ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक तुम्हें दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो होना चाहिए ना, या साइक्लो एल्केन होना चाहिए ज्योमेट्रिक के लिए, या तो एल्कीन होना चाहिए या साइक्लो एल्केन होना चाहिए, वो तो है नहीं। तो इसमें स्टीरियो में विल बी डिस्कसिंग ऑप्टिकल। पहले वाले में कोई कायल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? सेकंड वाले में कायल सेंटर दिख रहा है, राइट। ये एक नया कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है। इंट्रोड्यूस मतलब दोनों पॉसिबिलिटियां बनने की। क्लियर है गाइस? क्या हो गया? हाँ, मैं क्या कह रहा था, जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें कायल सेंटर है और इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहले नहीं था अब हो रहा है। मतलब इसमें दोनों बनेंगे, डी और एल दोनों बनेगा। गुड। तो अगर मैं पूछता है नंबर ऑफ पॉसिबल प्लॉट्स कितने बन रहे हैं टोटल, इसका ए, और ए कायल सेंटर से कितने बनते हैं? 2। टोटल प्लॉट्स कितने हो गए? 3। अब मैं पूछता हूँ टोटल फ्रैक्शंस कितनी बनेंगी? फ्रैक्शन मतलब हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है,
वो अलग अलग फ्रैक्शंस में जाएंगी। इनएंशियोमर्स का तुम्हें याद है एक प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट विद अ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। जो तुम्हारे इनएंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, एक्सेप्ट विद अ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। तो मैं कह रहा हूं फ्रैक्शंस में ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, इनका बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। तो कितनी फ्रैक्शंस बनेंगी गाइस, दो बनेंगी, एक जिसमें ये होगा, एक जिसमें ये दोनों होंगे। मुझे आया नहीं आया गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो फ्रैक्शंस बनेंगी दो। किसी बच्चों को डाउट? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, लेट मी नो उसको कैसे करोगे। CH3 CH3H CH2 CH3। या मैं एक काम करता हूं, इसको ये ले लेता हूं पहले, CH3। अब इसमें मैंने किया Cl2H। बताओ क्या होगा बच्चों, लेट मी नो क्विकली, क्या होगा इसमें, व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस, कितने प्रॉड बनेंगे? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स पूछा है बच्चों मैंने। एक ये और एक ये। अब मुझे बताओ इसमें कोई कार्डियल सेंटर आ रहा है? बताओ बच्चों, ऊपर वाले में नहीं है ना, एंड व्हाट अबाउट नीचे वाले में? उसमें भी नहीं है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और फ्रैक्शंस भी दो बनेंगी। They have got their different structure, different physical properties, different boiling point, hence they will occupy different fractions. Clear है यहां तक? अब मैंने ये क्वेश्चन लिया C इसमें मैंने Cl2H डाला। टेल मी द टोटल प्रॉड दैट विल बी फॉर्म, फटाफट बताओ बच्चों। एक ये बना, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। बोलो हाँ है ना? पहले वाले में काल सेंटर है, ये समझ गए मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, मतलब यहाँ के बाद यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, दे आर सेम, राइट? गुड। पहले वाले में कितने कायल सेंटर हैं? क्यों बेटा? जिस पे अटैक किया वो कायल नहीं था, आई एग्री, ये कार्बन कायल नहीं है, लेकिन ये तो कायल हो गया ना बच्चों। इसके साथ एक तुम्हारा सी कनेक्टेड है, एक CCl कनेक्टेड है, एक C2H5 कनेक्टेड है और एक H कनेक्टेड है। तो कितने प्रोड बनेंगे इसमें? इसमें सेकंड वाले में इसमें कोई कायल सेंटर है? दो सी है, इसलिए कायल सेंटर नहीं है, इसको एक काउंट करो। इसमें बच्चों कौन सा? तो ये आ गया इसके टू। एंड व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? एक, एक ही है, नो कायल सेंटर। अब बताओ टोटल प्लॉट्स कितने बने? 6। फ्रैक्शंस कितने बने? 4। फ्रैक्शंस बने 4। इनएंशियोमर्स दे विल बी ऑक्यूपाइंग द सेम फ्रैक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अच्छा बच्चों, इसमें इसमें अगर मैं Cl2H करता हूं, कितने प्लॉट्स बनेंगे? ये सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं, यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सी। वेरी गुड बेटा। अब मैंने Cl2H ले लिया, अब क्या बनेगा बच्चों, जस्ट लेट मी नो। नहीं 1 सेकेंड, एक दो क्वेश्चन करेंगे। एक ये, इसमें करो बच्चों, Cl2H क्या देगा, कितने प्लॉट देगा गाइस?
दो देने चाहिए बच्चों इसे। क्लियर है गाइस? अब बताओ इसमें प्लॉट कितने बनेंगे? ये और ये सेम है, और ये आपस में इनसे सेम है, मतलब ये चारों पोजीशंस आर इक्विवेलेंट एंड दीज टू पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो जस्ट टेल मी के पहले वाले में कितने हुआ है कायल सेंटर? दो कायल सेंटर है, एक ये, सॉरी एक ये वाला कायल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो सी हो गए। गॉट इट? एक ही कायल सेंटर है। कितने प्लॉट बनेंगे बच्चों? दो। किसमें गाइस? व्हाट? नो कायल सेंटर। ये जो कार्बन है इससे दो सी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी दो सी कनेक्टेड है। नो कायल सेंटर, इट विल बी काउंटेड एज वन, इट विल बी काउंटेड एज वन बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? अब मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप पे। बताओ बच्चों क्या बनेगा? कितने प्लॉट्स बन सकते हैं? बच्चों आवाज नहीं प्लीज। क्लियर है गाइस? यही बनेंगे भाई। यहाँ पे सारी पोजीशंस डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे भी सीएल जुड़ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पांच प्लॉट बना दिए मैंने। अब कायल सेंटर देखते आओ। पहले वाले में कोई कायल सेंटर है? द वन दैट आई मेड ऑन द राइट। एक कायल सेंटर हो गया। इसमें बच्चों दो। इसमें कितने हैं? जीरो। ध्यान से चेक करो, क्योंकि ये भी सी सी एल है, ये भी सी सी एल है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? जीरो कायल सेंटर वन। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ध्यान से देखो गाइस, दिस कार्बन इज कार्बन, दिस इज कार्बन। क्या इसमें सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि ये सीएल अगर यहाँ पे कुछ होता सीएल तो हम कहते हैं सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ हियर यहाँ पे होता तो चल जाता सिमेट्री, अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दो काल सेंटर हो गए। कितने बनेंगे बच्चों? चार। गॉट इट और नॉट? एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? दो। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, इसके अंदर तुम्हारे फ्रैक्शंस कितने बने? गाइस ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, और इसमें दो। समझ आ रहे नहीं आ रहे? चार हैं टोटल, जिसमें तुम्हारे पास दो मिरर कंपाउंड एंड मिरर इमेज के पेयर होंगे। तो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा बाय द वे, अगर मैं ये उठा लूं तो क्वेश्चन, होल्ड ऑन अ सेकंड, कोई बात नहीं। इसमें मैंने किया Cl2 He। बताओ बच्चों फटाफट बताओ गाइस क्या होगा? तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला CS2Cl, दूसरा क्या बनेगा बच्चों? और तीसरा बनेगा ये बच्चों। पहले वाले में कोई कायल सेंटर है?
नहीं। दूसरे वाले में कोई कायल सेंटर है? इस वाले में कौन सा कायल सेंटर है भाई? ये दोनों तो सेम हो गए ना गाइस, ये और ये तो सेम हो गए, टोटली काउंटेड एज वन बच्चे। इसमें एक कायल ये हुआ, एक कायल ये हुआ। बोलो गाइस। और तुम ध्यान से देखो बच्चों, सुनते आना प्लीज। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब साइक्लिक को डोंट गो एज पर फॉर्मूला, जो फॉर्मूले होते हैं ना हमारे 2 4 n, तो उसके हिसाब से मत जाओ। ऑल चाहे तुम्हारा बन भी रहा हो फिर भी मत जाओ, केसेस बनाओ। इसमें सिस ट्रांस पॉसिबिलिटी है या नहीं, बताओ। जो मैंने थर्ड मॉलिक्यूल लिया, क्या उसके अंदर सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है या नहीं? CH3H ये कौन सा हो गया बच्चों तुम्हारा? ट्रांस। और ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? सिस। क्लियर और नॉट? दैट्स गुड। अब मुझे बताओ, इनमें क्या ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं। ये ट्रांस था, ये सिस था, और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यू विल हैव कंपाउंड प्लस। तुम कहोगे सर वो तो हम डायरेक्टली कह सकते थे कि 4 बनने चाहिए, दो कायल सेंटर विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले उसका ज्योमेट्रिक करो। ज्योमेट्रिक अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसे 2 काउंट करो। ये सेट पैटर्न है, आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर होगी ये चीज? एक क्वेश्चन खुद से करो। Cl2H, कितने ब्रॉड बनेगी? ट्राई इट आउट गाइस, मेक इट ऑन योर ओन। मेक इट ऑन योर ओन, ट्राई इट आउट, एंड जब तुम्हारा आंसर निकला है तब बता देना कि सर ये आंसर है। डोंट लुक एट द स्क्रीन once you are done writing the question. यहाँ पे स्टीरियो इंक्लूड करके करना है हमें, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करने हैं हमें, ठीक है गाइस? ज्यादा हो गए बेटा, मेरे तो 8 हो गए। बताओ तुमने क्या गड़बड़ करी है? तुमने लास्ट वाला जो है वो उसमें गड़बड़ करी होगी, वहीं पे मिस्टेक कर सकते हो। 8। गाइस मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ पे कर लिया होगा सिस ट्रांस और दो, सिस भी ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो कंपाउंड प्लस मिरर इमेज। तुमने क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिक देखा था? इसमें कायल सेंटर तो नहीं है, कायल सेंटर नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के लिए ये और ये सिमेट्रिक है। लेकिन इसमें सिस ट्रांस हो सकता है, साइक्लोएल्केन्स में सिस ट्रांस होता है, साइक्लिक में। तो यहाँ का जो सिस ट्रांस है वो आई एम अज्यूमिंग तुमने उसको एक ही काउंट किया है। This is the only place where you could have made a mistake. Yes, and you made a mistake. You are right. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक को? तो जरा इसको और करो, ये तुमने खुद से नहीं किया ना, इसलिए डू दिस वन। हाँ बोलो। 7 8 एक नंबर का तो अंतर है सर। लास्ट क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन। कोई बात नहीं, करो बच्चों, कोई बात नहीं, करो गाइस, करो। डू इट बच्चों। और फ्रैक्शन भी समझ सकते हो कितनी होंगी?
याद रखना सिस ट्रांस दे विल बी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट फ्रैक्शंस, कि सिस ट्रांस आर नॉट लाइक इनएंशियोमर्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। क्या? अच्छा हाँ, हाँ, समझ में आया नहीं आया बच्चों? पैटर्न समझ गए? अगर कोई पूछता है फ्रैक्शंस कितने हैं तो क्या करोगे? ये दो फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन, ये अलग, ये अलग, इनमें ये जो है जो इनएंशियोमेरिक पेयर बन रहे हैं उनको काउंट नहीं करेंगे आप। ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है ना ये चीज गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।